चलिए स्टूडेंट, अगला जो वीडियो है वो डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने क्या करवाया था आपको? लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको करवाया था फिलिप्स, याद है आपको? ये देखो, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 ये क्वेश्चन मैंने फिलिप्स के करवाए थे। और आज हमें क्या स्टार्ट करना है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करना है, ठीक है। बट उससे पहले एक क्वेश्चन मैंने आपके हवाले छोड़ा था और उसके अंदर आपको क्या बताना था, याद है आपको? जनरल फॉर्मूला बताना था आपको हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। ये क्वेश्चन याद आ रहा है आपको? दिखाता हूँ मैं आपको कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोकार्बन्स हैविंग द जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 आर कोल्ड। और ये मैंने बोला था कि आपको खुद से करना है। अब हो सकता है कि काफ़ी सारे बच्चों ने कर लिया होगा, हो सकता है कि कुछ ने नहीं भी किया होगा, तो सुन लो, उसका आंसर भी वैसे कर लेना चाहिए था आपको। एल्केन्स जो हैं, एल्केन्स होते हैं, एक होते हैं एल्केन और एक होते हैं आपके एल्काइंस। ऐसे करके 3 टाइप के आपके हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई किया जाता है 3 टाइप्स में। अब इनके जनरल फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखने चाहिए। जैसे कि अगर मैं ANE वाले की बात करूँ तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर मैं ENE वाले की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। और अगर मैं YNE वाले की बात करूँगा तो इसका फॉर्मूला होगा CnH2n-2। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसमें आंसर होता है हमारा एल्काइंस, ठीक है। अब चलते हैं आज की टॉपिक के ऊपर। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 1 से लेकर 10 तक जो है वो क्वेश्चन आते हैं, पता होगा आपको, प्री बोर्ड आपने सभी ने दिए हैं। तब फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाई। अब ये बात तो सब जानते हैं कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, पर इसमें क्वेश्चन पूछा है कि क्यों नहीं करता, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। तो कोर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना कि जब भी हम किसी सॉलिड की बात करते हैं, ठीक है, तो सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली हम क्या मानते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को हम मानते हैं चार्ज कैरियर्स, ठीक है। क्या है ये? चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज कैरी करने वाले चार्ज कैरियर्स। अब अगर किसी सॉलिड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो उसमें चार्ज कैरी करेगा कौन, और उसको एक जगह से लेकर के दूसरी जगह जाएगा कौन? डायमंड के अंदर यही सीन चलता है कि इनके पास में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है, फ्री आयंस नहीं होते, तो इनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। इसका आंसर आप यहाँ से पूरा रीड आउट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन आवर एनवायरनमेंट। डिकम्पोजर्स जो होते हैं उनका क्या रोल है? डिकम्पोजर्स सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि क्या होते हैं। इसके अंदर हम जानते हैं कि जैसे हमने पढ़ा है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, और लास्ट में आते हैं आपके डिकम्पोजर्स, ठीक है। ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। प्रोड्यूसर्स हैं, उसके बाद में आते हैं इनको खाने वाले कंज्यूमर्स, ठीक है, कंज्यूमर्स, और फिर जो है लास्ट में ख़त्म होती है बात डिकम्पोजर्स पे। डिकम्पोजर्स के अंदर बेसिकली आपके बैक्टीरिया आते हैं, फंगाई आती हैं, ये सारे की सारी चीज़ें आती है जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है उनको ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और ये बेसिकली क्या काम करते हैं? हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट हो गया किसी एनिमल का, कोई कुत्ता या फिर कोई गाय वगैरह जो है एक्सीडेंटली किसी केस में वो मर जाती है, तो उसका हम क्या करते हैं? उसको सड़क के किनारे साइड में लगा दिया जाता है। अब वो डेड बॉडी आपने देखोगे, उस एनिमल की डेड बॉडी कुछ दिनों के बाद में ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाती है। उसमें केवल आपके बोन्स बचते हैं और स्किन बचती है, लेदर और बोन्स बचेंगे। उसके अंदर का जो भी सामान था, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसका स्टमक या फिर जो भी आपके मसल्स थे उसके, वो सारे के सारे गायब हो जाते हैं। गायब कौन करता है? गायब कर देते हैं आपके डिकम्पोजर्स। वो उस पूरी बॉडी को डिकम्पोज करके सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि सॉइल के अंदर मिक्स कर दिया जाता है एज ए न्यूट्रिशन। अब डिकम्पोजर्स जो हैं उनको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि वो एक तरीके से एनवायरमेंटल क्लीनर है, एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम कर रहे हैं। आंसर किस तरीके से लिखेंगे ये आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच एसिड इज़ फाउंड इन नेटल स्टिंग। नेटल स्टिंग या आपने एनसीईआरटी के अंदर देखा भी होगा, ये बेटा एक प्लांट का नाम है, किसी इंसेक्ट का नाम नहीं है, एक प्लांट का नाम है जिसकी लीव्स जो होती हैं कुछ इस टाइप की, उसकी लीव्स पर यहाँ पर छोटे छोटे जो हैं वो कांटे से होते हैं। इस लीव के अंदर कौन सा एसिड जो है वो पाया जाता है? तो इसके अंदर आंसर होगा आपका मेथेनोइक एसिड। अब यहाँ पर
मैं एक बात आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि एनसीईआरटी में एक छोटी सी टेबल दे रखी है जिसमें कुछ एसिड्स के नाम हैं और वो एसिड किस किस चीज़ों में मिलते हैं उसके नाम हैं। वो पूरी की पूरी टेबल आपको लर्न कर लेनी है क्योंकि वो पूरी की पूरी टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसिड बेस एंड सोल्ट चैप्टर से, ठीक है। फिर हम बात करें अगर फोर्थ क्वेश्चन की, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के चारों तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बतानी है। तो ये मैंने आपको जो है फर्स्ट वीडियो जब मैं बना रहा था उस टाइम पे भी मैंने आपको डिस्कस करवाया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही था ये शायद, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको बनाना है एक सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है, बेसिकली कॉपर की वाउंडिंग होती है ऐसे इस तरीके से सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और इसके दोनों एंड्स को जोड़ा जाता है किसी बैटरी से, ठीक है। तो ये हमने जोड़ दिया है बैटरी को, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, और ये बन गया हमारा कनेक्शन। अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे या फिर जैसे ही इस सोलेनॉइड के अंदर से करंट फ्लो होगा, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिजेंबल करती है आपकी बार मैग्नेट से। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ मैं कि बार मैग्नेट, क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो हमारी सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका जो पैटर्न होगा वो बिल्कुल हूबहू किसके जैसा मिलेगा, आपको बार मैग्नेट के जैसा मिलेगा। अब बार मैग्नेट का फील्ड जो है मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था, इसके अंदर मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि जब इसके अंदर से सोलेनॉइड के अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो इसके दोनों एंड्स जो हैं वो पोल की तरह बिहेव करेंगे। एक तो बन जाएगा नॉर्थ पोल, एक बन जाएगा आपका साउथ पोल। और फिर हम जानते हैं कि आउटसाइड द सोलेनॉइड फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द सोलेनॉइड फील्ड की डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ। तो कुछ इस तरीके से फिर आपका जो डायग्राम है वो बनेगा कि आपको आउटसाइड द सोलेनॉइड तो दिखाना है नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द सोलेनॉइड दिखाना है आपको साउथ टू नॉर्थ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक बार मैं बोलूँगा कि यहाँ पर तो चलो फिर भी मेरे से सही नहीं बन रहा, एक बार मैं एनसीईआरटी रिकमेंड करने के लिए बोलूँगा कि वहाँ पर बहुत ही सुंदर डायग्राम आपको दे रखा है। किस चीज़ का है वो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। इस तरीके से एक डायग्राम आपका बनेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है क्लास में उनको तो मैंने बताया भी है कि अगर हम बात करें कि सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है, ये एक होलो सिलेंड्रिकल शेप होती है सोलेनॉइड, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना बेटा वो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। यूनिफॉर्म का मतलब है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि बताओ सोलेनॉइड के अंदर कौन से रीजन में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होती है, और 3 ऑप्शन दे दिए जाए, मान लो कि फर्स्ट एंड पे, सेकंड ऑप्शन है दूसरे वाले एंड पे, और तीसरा ऑप्शन दे दिया सोलेनॉइड के सेंटर में, कौन से पॉइंट पे, इनका नाम दे देता हूँ ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। पॉइंट ए बी सी में से कौन से पॉइंट पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, पॉइंट ए बी सी तीनों पर ही आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना वो सेम होती है, कम या ज़्यादा नहीं होती, वो सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है, यानी कि कांस्टेंट होती है। तीनों ही जगह आपको क्या देखने को मिलेगी, सेम मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। बहुत कोर कंसेप्ट से क्वेश्चन उठा के लाया हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप सीधा याद कर सकते हो। इनफैक्ट अगर हम मल्टीपल पॉइंट्स पर भी बात करेंगे ना, जैसे यहाँ पर मान लो, इस जगह पर मान लो, इस जगह पर मान लो, पूरे सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म ही रहती है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा नहीं होती। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है पैरेलल लाइंस से। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हैं वो सारी की सारी एक दूसरे के कैसी है, पैरेलल है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5th नंबर का क्वेश्चन है, पूछा है कि नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। यहाँ पर आपको 2 सेफ्टी मेजर्स बताने हैं, ठीक है, सेफ्टी मेजर्स बताने हैं। अब प्रोबेबली आप सब ये क्वेश्चन कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो लिखते हैं फर्स्ट तो लिख देते हैं फ्यूज़ और सेकंड लिख देते हैं एमसीबी, जो कि मैंने भी कई बच्चों की कॉपी में देखा भी है और उनको उस टाइम पर भी बताया था। बेटा फ्यूज़ और एमसीबी देखा जाए तो दोनों एक ही चीज़ होते हैं, मतलब एक ही तो काम कर रहे हैं, वो एक ही पर्पज के लिए तो वो बने हैं। एमसीबी बस हम क्या बोल सकते हैं कि एमसीबी इज़ द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ फ्यूज़, बट काम तो एक ही करते हैं दोनों। अब इसके अच्छा आप फ्यूज़ और एमसीबी को तो लिख दो एक साथ, जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पर, फ्यूज़ और एमसीबी का तो बना दो एक पॉइंट, और जो आपका दूसरा पॉइंट बनाओगे वो बन जाएगा आपका अर्थिंग का, या फिर इसको आप लिख सकते हो आपका
अर्थ वायर जो कि ग्रीन कलर का होता है ना, ग्रीन कलर वाला वायर, अर्थ वायर को भी हम एज अ सेफ्टी मेजर यूज़ करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, सब बच्चे जानते हैं, इसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। बट आपका अप्रोप्रिएट आंसर जो है, सॉरी आपका जो प्रॉपर आंसर है वो ये होना चाहिए कि फ्यूज़ और MCB आप लिखो ऑब्लिक में, और सेकेंड पॉइंट आप बना दो अर्थिंग का या फिर अर्थ वायर का। ठीक है, आई थिंक कि ये क्वेश्चन भी शायद आपके दिमाग में सही से बैठ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। गिव एनी 2 ways in which नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। आपको 2 ऐसे पॉइंट बताने हैं जिससे ये पता चल सके कि जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ही समझ लो कि ये कौन से सब्सटेंस है। बेटा ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनके ऊपर आपके जो डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स का कोई भी जो है पावर इनके ऊपर काम नहीं करता। सिंपली अगर मैं कहूँ तो ये वो सब्सटेंस है जो कभी भी डिकम्पोज नहीं होंगे, वैसे हैं जैसे कि जैसे सालों साल पड़े रहेंगे। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, है ना। अब ऐसे जो सब्सटेंस है वो एनवायरनमेंट को किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं, तो आप आपके आंसर में 2 पॉइंट लिख सकते हो जो मेरे को सही लगे वो मैंने लिखे हैं यहाँ पर। जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कॉज सॉइल, एयर एंड वाटर पोल्यूशन। सबको पता है कि ये जो है वो एक पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव करेंगे अगर एनवायरनमेंट के अंदर हैं तो, और सॉइल, एयर, वाटर पोल्यूशन का कारण बनेंगे। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है दे हैव द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस बायोमैग्निफिकेशन इन द फूड चेन। अब ये जो सब्सटेंस होते हैं ये अल्टीमेटली आपका बायोमैग्निफिकेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, बायोमैग्निफिकेशन के लिए भी जिम्मेदार है किसी भी फूड चेन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं वीडीसाइड्स की, पेस्टिसाइड्स की और पर्टिकुलरली फर्टिलाइजर्स की, तो फर्टिलाइजर अपने आप में हम किस में काउंट करते हैं कि फर्टिलाइजर इज अ टाइप ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बिकॉज दे एग्जिस्ट इन द सॉइल ईयर्स आफ्टर ईयर। और अगर ये सब्सटेंस क्रॉप में जाते हैं और क्रॉप के अंदर ये फीड हो जाते हैं तो ये जब हम उस क्रॉप को खाएंगे या फिर किसी भी वेजिटेबल को या फिर फ्रूट को खाएंगे तो ये सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे और फिर ये जो है अपनी बॉडी के अंदर ऐसे की ऐसे रखे हुए रह जाएंगे और फिर बायोमैग्निफिकेशन का कारण बनेंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट की ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है। 2 आपको पॉइंट बनाने थे, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कैसे अफेक्ट करता है, तो 1 और 2 वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा से आप अच्छे से इसको रीड आउट कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रीज़न वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन है कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती, ये आपको बताना है। तो बेटा थोड़ा सा एक तो आप ये याद कर लेना, नोट्स मैंने जिन बच्चों को दे रखे हैं, एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, याद आ रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आप दोबारा से रिवाइज कर लेना। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगी। क्वेश्चन आ गया कि क्यों नहीं करेगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं जनरल आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ से आंसर रीड करवा दूंगा कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे निकालते थे। ठीक है, तो रूल से तो निकालते ही थे, राइट हैंड थंब रूल से तो निकालते ही थे। इसके अलावा आपको एक एक्टिविटी दे रखी है एनसीईआरटी की बुक में जिसमें आपको बता रखा है कि कंपास की हेल्प से, याद आ रहा होगा अब आपको, कंपास की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाते थे। कंपास को हम बार बार जो है नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर जब रखते हैं तो कंपास की जो नीडल होती है, जिसका एक तरफ हेड जो है वो नॉर्थ की तरफ होता है और जिसकी टेल जो होती है वो होती है साउथ की तरफ, तो हेड और टेल को देख करके हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाया करते थे। अब मान लो कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर मैं बनाता हूँ। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस तरफ फर्स्ट नंबर की, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कुछ इस तरीके से इस तरफ। अब आपको दिख रहा है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। एक सेकेंड, ये जो पॉइंट है ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पर ये दोनों लाइन जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। एक बार के लिए मान लो कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। अगर इस पर्टिकुलर केस में हम कंपास की हेल्प से आइडेंटिफाई करना चाहे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और उस कंपास को हम मान लो कि इस पॉइंट पर रखते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि कंपास की ये जो नीडल है ये आपको एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शन दिखाए?
एक बार तो इस तरफ डायरेक्शन दिखाए और एक बार इस तरफ डायरेक्शन दिखाए। बेटा ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कि एक ही पॉइंट पर कंपास की निडल आपको एक टाइम पर दो साइड में डायरेक्शन दिखाए। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। अब यहाँ से वीडियो को पॉज करके आप ये पूरा आंसर जो है वो पढ़ सकते हो और इसी तरीके से आप एग्जाम के अंदर भी लिख करके आ सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम 8th क्वेश्चन पे। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन जाएगी और आपको देखने में फिर टाइम लगेगा। वीडियो को पॉज करके आप पूरा पढ़ो। अगर इस आंसर के अंदर कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट में एक बार फिर से बोल देना, मैं अगले ही पार्ट में इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। व्हाट आर फूड चेन एंड ट्रॉपिक लेवल। दो टर्म आपको समझानी कि फूड चेन क्या होता है और ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। तो देखो, फूड चेन की डेफिनेशन हमारी बन सकती है कि द फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म एज अ फूड। फूड चेन क्या है? ये एक सीरीज है ऑर्गेनिजम्स की जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है फूड के तौर पे, मतलब खाने के लिए, मतलब भोजन के लिए एक दूसरे को वो खाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हो कि ग्रास जो है उसको डियर खा जाता है और डियर को कौन खा जाता है? लायन खा जाता है। तो ये अपने आप में एक फूड चेन है। ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स मैंने क्लासरूम में आपको बताए हैं कि कितने कितने टाइप की जो है वो फूड चेन हो सकती है। अगला टर्म हमसे पूछा था कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। तो ट्रॉपिक लेवल की डेफिनेशन हो जाएगी कि बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन और फूड ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक लेवल इन द फूड चेन, सच लेवल्स ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉपिक लेवल। बेसिकली बेटा ट्रॉपिक लेवल का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं डायग्रामेटिकली ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा, पर मैं डायग्राम लगाना इस स्लाइड में भूल गया। तो मैं कहूँगा कि ये जो है पर्टिकुलर आप रेफ़र कर लो NCERT की बुक से या फिर मेरे नोट से, जिसमें मैंने अच्छा सा एक डायग्राम बना रखा है। अब इसके अंदर जो है मैं बात कर रहा हूँ फूड वेब। अगर आप देखोगे फूड वेब NCERT के अंदर, तो फूड वेब के अंदर आप देखोगे कि वहाँ पर मल्टीपल जो है लेयर्स बन रखी है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अगले लेयर वाले ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं, ठीक है। तो उनको बेटा बोला जाता है आपका ट्रॉपिक लेवल। अगर आपको डेफिनेशन राइट करनी है तो इस पर्टिकुलर लाइन को, ये जो लास्ट की 2 लाइनें हैं, इनको आप लिख सकते हो एज अ डेफिनेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। फिर हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है कि नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको ये बताना है कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन सी चीज़ काम में आती है, उसका नाम बताना है। और कंडीशन ये कि वो जो चीज़ है ना, जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर देगी, वो एक सोडियम से बना हुआ कंपाउंड होना चाहिए। ये एज अ हिंट भी आप मान सकते हो कि हिंट आपको दिया जा रहा है कि जो आपका हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए जो चीज़ होती है वो सोडियम से बनी हुई होती है। तो बेटा इसको सब जानते हो आप, वॉशिंग सोडा हम बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। तो ये जो चीज़ है ये काम में आती है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो NaCO3.10H2 इसका फॉर्मूला होता है। बहुत ही अच्छे से याद रख लेना। मैंने अभी जब मैं कल वाली वीडियो जब मैं बना रहा था, मतलब जो लास्ट जो वीडियो मैं बना रहा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट जो है, एसिड बेस सॉल्ट करके जो चैप्टर, उसमें जो सॉल्ट का टॉपिक है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें आप क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। जैसे कि आपको साइंटिफिक नेम पढ़नी चाहिए, उसके अलावा आपको कॉमन नेम पढ़ने चाहिए, उसके अलावा आपको इनके फॉर्मूला याद रखने चाहिए, उसके अलावा आपको इनके यूजेस याद रखने चाहिए। तो ये सारी चीज़ आपको मस्ट है, मतलब याद करनी ही करनी चाहिए पर्टिकुलर सॉल्ट टॉपिक से। ये ना, इसको आप ऐसे करके इम्पोर्टेंट मान लो। और अगर मैं बात करूं TnH2O की, तो इसके बारे में हमने लास्ट जो है क्लास है उसके अंदर बात किया था। इसको क्या बोला जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है, क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। और इस पे भी एक क्वेश्चन बना था, फिल इन द ब्लैंक के अंदर था एक क्वेश्चन। तो जो बच्चे कंटिन्यूसली सारे पार्ट देखते आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या कुछ कहाँ बात कर रहा हूँ। आज का लास्ट जो टॉप क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, वो और देख लेते हैं। पूछा है कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। CaOCl2 का आपको क्या बताना है? क्या बताना है आपको? कॉमन नेम बताना है। तो बेटा इसका कॉमन नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर, और इसका साइंटिफिक नेम अगर पूछा जाए तो इसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखना, फॉर्मूला है CaOCl2, ठीक है। ये भी इसी टॉपिक से है, सॉल्ट वाले टॉपिक से ही है। तो ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। आई थिंक स्टूडेंट कि आपको
जो है सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा स्पीड अप कर सकूं, मैं वीडियोस छोटे रखूं और कंटेंट ज़्यादा प्रोवाइड करवा सकूं, बट आज की वीडियो में इतना ही करवाऊंगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप खत्म है यहाँ पर, और अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी के पार्ट, जहाँ से क्वेश्चन 4 जो है वो स्टार्ट हो जाता है।